हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम केमिस्ट्री। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम यहाँ पे 6 टर्म को डिस्कस करने वाले हैं। ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हमें आगे जाके कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक को समझना है तो ये बेसिक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है और कई एग्ज़ाम में बार बार उसके क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए हमें इन सब टर्म्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहला जो टर्म है वो है एटॉमिक साइज़। हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पे एलिमेंट की साइज़ के बारे में डिस्कस करना है। तो आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, न्यूक्लियस से जो वैलेंस वाली सेल के जिसमें इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, हमें मिल जाएगी हमारी एटॉमिक रेडियस और रेडियस से हमें साइज़ का पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। याद कीजिए, हाइजेनबर्ग ने हमें बताया था कि कोई भी मूविंग जो इलेक्ट्रॉन है उसका हम एक्यूरेट पोजीशन नहीं पता कर सकते। अगर हम बैलेंस सेल के मूविंग इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन ही पता नहीं कर पाएंगे तो हमें जो मिलेगी वो रेडियस भी एक्यूरेट नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाला मेथड हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब करें क्या? हमारे जो एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स के बीच में यहाँ हम लेंगे नोबल गैस नियॉन। ठीक है, उसके बीच में वांडर वाल्स फोर्स होता है। ठीक है, सबसे पुअर फोर्स जो हर एक एलिमेंट में होता है। तो नियॉन के न्यूक्लियस से दूसरे नियॉन एटम के न्यूक्लियस के बीच का हमें डिस्टेंस मिल गया। इस डिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगी वांडर वाल्स रेडियस, राइट। तो हमें मिल गई हमारी आर वांडर वाल्स। अभी हम बोलेंगे कि दूसरा भी बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, सोडियम के एलिमेंट में यानी कि कोई भी मेटल में मेटालिक बॉन्ड भी होता है। तो हम यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड, अभी मेटल एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। वांडर वाल्स फोर्स में हमें बीच में गैप होता है, लेकिन जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो एक दूसरे के मेटल में बहुत ही नज़दीक होता है। तो हमें मिल जाएगी, उसको इस d/2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा आर मेटालिक। ठीक है, यहाँ पे मैं एम लगती हूँ, ये ग्रेटर देन है। तो सबसे बड़ी जो रेडियस होती है वो हमारी आर वांडर वाल्स, उससे छोटी आर मेटालिक। अभी और एक बॉन्ड होता है जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। Cl2 के बीच में HCl के 2 एटम के बीच में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। ठीक है, उसे भी हम सेम फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं d/2। तो हमें हमारी मिल जाएंगी आर कोवैलेंट। तो सबसे बड़ी यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर से भी कि सबसे बड़ी हमारी कौन सी होगी, आर वांडर वाल्स। उससे बड़ी होगी, उससे छोटी होगी सॉरी, आर मेटालिक, और उससे भी छोटी होगी आर कोवैलेंट। ठीक है, तो हमारी इन तीनों रेडियस है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है आयनिक रेडाई। तो वो हम कैसे फाइंड करें, इसका एक बेसिक नॉर्मल सा एग्जांपल है लिथियम से। उसका पॉजिटिव वाला जो होता है, पॉजिटिव स्पीसीज, वो हमेशा छोटा होता है। किसी भी पॉजिटिव आयन हमें मिलता है वो उसके करस्पॉन्डिंग पीसीज से हमेशा छोटा होता है। और जो नेगेटिव वाला है यहाँ पे Cl, तो उसका नेगेटिव आयन हमेशा उसके करस्पॉन्डिंग आयन से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गई साइज़ की बात। अब ये पीरियड में कैसे वेरी होती है, जस्ट फॉर पीरियड्स में अगर हम लेफ़्ट से राइट तक मूव करेंगे, ये हमारी लेफ़्ट साइड से है और ये हमारी राइट साइड है, तो लेफ़्ट से राइट तक हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारा साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। क्या होता जाएगा, डिक्रीज़। क्यों? क्योंकि जो हम इस तरफ जाएंगे तो एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ेगा, लेकिन जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो वही ऑर्बिटल में होगा। ठीक है, तो कोई अलग से सीलिंग इफेक्ट लगेगा नहीं। तो न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो पॉजिटिव बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उसी अट्रैक्शन फोर्स से खींचेगा, जिसलिए उसके एटम का साइज़ जो है वो छोटा होता जाएगा। तो हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और यहाँ पे हम अप से डाउन जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होगी। उसका रीज़न भी सेम है कि न्यूक्लियस में जैसे ही हमारा पॉजिटिव चार्ज
अप टू डाउन जाते हुए बढ़ता है, लेकिन जो नए इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो दूसरी ऑर्बिटल में हो रहे, उससे अगली वाली। तो हमारा शिल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, उसी वजह से हमारे एटम का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर आप शिल्डिंग इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो हमारा लिथियम है, उससे बड़ा हमारा सोडियम का साइज़ होगा, उससे भी बड़ा होगा हमारा पोटेशियम का साइज़, उससे बड़ा होगा सीजियम का, फिर फ्रांसियम का। अंडरस्टैंड? ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसे हम दूसरी में आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या? कोई भी एटम में उसकी ऑर्बिटल जो होती है बैलेंस वाली, उसमें से कोई भी लूजली बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन को हमें उस एटम से दूर कर देना है। जैसे ये हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, ये उसकी वैलेंस सेल है। यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन है जिससे इस एटम न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ही कम है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, इस एटम से बाहर फेंक देंगे कोई भी एनर्जी दे के। तो बेसिकली ये हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हमें एनर्जी दे के एक इलेक्ट्रॉन को दूर करना है, इसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हीलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल इस पूरे एटॉमिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हीलियम की साइज़ सबसे छोटी है पूरे पीरियोडिक टेबल में, छोटी साइज़ है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन का उसके न्यूक्लियस के प्रति हाईली अट्रैक्टिव है। ठीक है, इसीलिए उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत बड़ा है। हीलियम से इलेक्ट्रॉन हम बहुत मुश्किल से अलग कर पाएंगे। और सारे जो नोबल गैसेस हैं यहाँ पे, उनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी पूरी है हाफ फिल और फुल फिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट। हाफ फिल है जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि नोबल गैस फुल फिल है, वो भी हाईली स्टेबल है। तो हाईली स्टेबल एलिमेंट से हम कोई भी इलेक्ट्रॉन को अलग करने में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अभी हम समझेंगे इसका साइज़ से रिलेशन। तो जैसे ही साइज़ डिक्रीज़ होगी वैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आई। क्यों? क्योंकि एटम छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के प्रति उतना ही बढ़ जाएगा, और एट्रैक्टिव इलेक्ट्रॉन को हमें दूर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी हमारा तीसरा जो टर्म है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी से उल्टा है। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम क्या करते हैं, लूजली बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को दूर कर देते हैं एनर्जी दे के, यानी कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वैलेंस सेल में और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। अब आप सोचिए, एस ब्लॉक के एलिमेंट है, उनकी टेंडेंसी क्या है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज़ कर देते हैं। ठीक है, अगर जिसकी टेंडेंसी ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं। इसीलिए एस ब्लॉक के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियर अबाउट ज़ीरो है। ठीक है, इसमें अल्कली मेटल्स देखा जाए तो उनके पास जो एस सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। अगर हम चाहे तो ज़्यादा एनर्जी दे रिलीज़ करेगा और एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका नियर अबाउट ज़ीरो होता है। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उनकी एस सब सेल पूरी तरह भरी होती है, इसलिए उसका तो ज़ीरो ही रहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और हमारा ज़ीरो ग्रुप यानी कि हमारे नोबल गैस, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़ीरो होती है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत हाई होती है। ठीक है, अभी बात करते हम हमारे तीसरे टर्म इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। मैंने यहाँ बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ ही होती है साइज़ डिक्रीज़ होने के साथ साथ। तो ये भी पीरियड्स में इंक्रीज़ होगी, और जहाँ साइज़ इंक्रीज़ होती है वहाँ ये सारी टर्म डिक्रीज़ हो जाती है।
यानी कि पीरियड में नीचे जाएंगे तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ होगा अप से डाउन जाने के साथ, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज़ होगा। सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग। अभी हमारा नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? हम किसी भी बॉन्ड को ले लें, यहाँ पे दो एटम है, ये सपोज क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, और ये बॉन्ड है HCl का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है। इस बॉन्ड में दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की है। तो ये क्लोरीन एटम, वो उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ पे आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। अभी पीरियड में सबसे हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव किसकी है? फ्लोरीन की। किसकी है? फ्लोरीन की, ठीक है। पीरियड में यहाँ से यहाँ तक जाते हुए, लेफ़्ट टू राइट में जाते हुए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती है, और यहाँ अप टू डाउन जाते हुए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज़ होती है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्रांसियम की है, ठीक है। अब आते हैं बात मेटालिक कैरेक्टर पर। मेटालिक कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन जो अपना एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देता है, यानी कि हाईली पॉजिटिव एलिमेंट, वो कैरेक्टर में मेटालिक कैरेक्टर शो कर दे, यानी कि वो मेटल जो है वो सारे मेटल के गुण धराते हैं, जैसे कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो शाइनी होते हैं, वो एलिमेंट्स जो है वो मेटालिक इन कैरेक्टर होते हैं। अभी हमने बात की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है लेफ़्ट टू राइट जाते हुए, तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो कम होता जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ही मेटालिक कैरेक्टर शो करती है, ठीक है। तो S ब्लॉक के सारे एलिमेंट क्या हो गए? मेटल। D ब्लॉक वाले भी मेटल, और यहाँ जाते हुए थोड़ा P ब्लॉक जो है हमारा मेटलिक है नीचे से, और यहाँ पे सारे नॉन मेटल और मेटलॉइड्स है। तो यहाँ पे जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। अप से डाउन जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर जो इंक्रीज़ है वो शायद फ्रांशियम का है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम है। ये सारी टर्म एक दूसरे से रिलेट करती है। फिर आएगा नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है, वो जो ऑक्साइड बनाती है वो बेसिक होते हैं नेचर में, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जो है जो ऑक्साइड बनाती है वो एसिडिक होते हैं इन नेचर। तो S ब्लॉक, अब देखिए S ब्लॉक पूरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से भरा हुआ है, तो उसके ऑक्साइड जो बनेंगे वो कैसे होंगे? राइट, बेसिक इन नेचर। और P ब्लॉक में जो ऑक्साइड बनेंगे वो क्या होंगे? नॉन मेटल के, एसिडिक इन नेचर। अभी हम S ब्लॉक में देखें तो ऊपर से हम नीचे जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, और यहाँ लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक नेचर कम होता जाएगा और एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। P ब्लॉक में नीचे नीचे जाते हुए मेटल्स आ जाती है, ठीक है। 3 मेटल है, तो यहाँ पे भी एसिडिक नेचर कम होता जाएगा और बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। लेकिन D ब्लॉक में उल्टा है। अगर आप D ब्लॉक में अप से डाउन जाएंगे तो आपका बेसिक नेचर जो है वो कम होता जाएगा और एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये सारी 6 टर्म अच्छे से समझ पाए हैं तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको इन 6 टर्म में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। Hit like the video, subscribe the video and share the video. Thank you so much to watch my video.